हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम सब सूर्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पर चर्चा किया था सूर्य के बारे में कि सूर्य सौरमंडल के बारे में, जो उसका केंद्र सूर्य को माना जाता है, प्रधान केंद्र ऊर्जा का, उष्मा का या जो भी कहा जाए, सूर्य ही होता है सौरमंडल का केंद्र प्रधान। तो इसके बारे में जो तथ्य छूट गए थे उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। सूर्य की जो विशेषताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ चर्चा भी किया सूर्य के बारे में। ये भी आपको जो इसकी आंतरिक संरचना है इसके बारे में भी आपको बताया। तो आज उसी टॉपिक पर फिर से दोबारा रिवीजन के लिए उसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सूर्य की आंतरिक संरचना है। इसके पहले मैंने आपको बताया सौरमंडल क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आप अच्छे तरीके से याद भी कर लिए होंगे। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितने भी अन्य पिंड हैं सौरमंडल में, उन सभी का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का जो जनक है, केंद्र है, प्रधान है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो कौन है? सूर्य है। उसी सूर्य पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। सूर्य की जो संरचना है, सूर्य की जो आंतरिक या बाह्य संरचना, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। तो वही दोबारा रिवीजन के लिए फिर से आप देख लीजिए। सूर्य की जो आंतरिक संरचना है, इसके बारे में जो अंदर का जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? कोर है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। ये जैसे आप इसकी उपमा दे सकते हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कोर, मैंटल और भूपर्पटी, क्रोड, मैंटल, कोर, ये सभी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में कोर। सबसे पहले आप देखिए कोर में ये जो केंद्र है, मेन केंद्र, इसका व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है और इसके केंद्र का जो तापमान है सूर्य के, वो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इसके अंदर का तापमान कितना है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के जो अंदर का तापमान है, क्रोड का तापमान, जबकि उसके बाहरी सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आगे देखिए, इसके बाद इसके इस केंद्र के जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है? विकिरण मेखला। उसे इंग्लिश में कहते हैं रेडिएटिव जोन। ये इसकी जो मोटाई है 3.82 लाख किलोमीटर है। ये विकिरण मेखला इसे कहते हैं। इसके बाद जो बाहरी भाग है वो कहलाता है संवहन मेखला, कॉन्वेक्टिव जोन, 1.39 लाख किलोमीटर। ये हो गया आंतरिक संरचना। समझ रहे हैं आप? केंद्र हो गया, फिर उसके बाद विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद संवहन मेखला, कॉन्वेक्टिव जोन। अब ये तीन स्तर हो गए। फिर इसके बाद जो इसका बाहरी भाग है वो भी 3 स्तरों में बटा हुआ है। सूर्य का जो बाहरी भाग है वो भी 3 स्तरों में, और जो अंदर का भाग है वो भी 3 स्तरों में। तो 3 स्तर, केंद्र, विकिरण और संवहन, ये 3 हो गए। फिर इसके बाद जो बाहरी भाग है, सबसे पहले उसका आता प्रकाश मंडल, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का जो धरातल है, सूर्य का धरातल जैसे पृथ्वी का हमारा ऊपरी धरातल है, भूपर्पटी है, ऐसे सूर्य का भी है प्रकाश मंडल, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। ये सूर्य का धरातल है। इसमें सौर कलंक भी पाए जाते हैं, धब्बा जिसे कहते हैं। ये इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो सौर कलंक है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, सौर कलंक। अब सौर कलंक आप देखेंगे, ये इसका जो टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो मेन टेम्परेचर प्रकाश मंडल का है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यह 11 वर्ष बाद प्रकाश मंडल में पुनः दिखाई देता है। जो सौर कलंक है वो 11 वर्ष बाद पुनः क्या करता है? दिखाई देता है। किसमें? प्रकाश मंडल में। यहाँ तक बातें क्लियर? बिल्कुल क्लियर करते चलिए। ये जो प्रकाश मंडल है, इसमें जो सौर कलंक की उत्पत्ति होती है, धब्बा जिसे हम कहते हैं, वो उत्पत्ति उसकी जो होती है 11 वर्ष बाद पुनः होती है।
इसका जो काल है वो 11 वर्ष है। इसकी खोज की थी हेनरिक श्राबे ने 1843 ईस्वी में। हेनरिक श्राबे ने 1843 ईस्वी में सौर कलंक की खोज की थी। अब फिर आगे बढ़िए, देखिए वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, इसे इंग्लिश में क्रोमोस्फेयर कहते हैं, जो धरातल के थोड़ा सा ऊपरी भाग, जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर का जो भाग वायुमंडल होता है, ठीक उसी तरीके से जो सूर्य का बाहरी भाग है, धरातल का ऊपरी भाग, बाहरी भाग, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। इसमें सौर ज्वालाएं पाई जाती हैं, जैसे मतलब हिंदी भाषा में से लपट कहते हैं, लपट निकलता है ना, जब कोई चीज़, कोई वस्तु जलती है तो उसमें लपट निकलता, ठीक उसी तरह से ये इसको भी समझिए, इसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, सौर ज्वाला। अब देखिए, सूर्य आकाशगंगा मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में, घूर्णनशील भुजा में, जो पिछले वीडियो में मैंने आकाशगंगा के बारे में पढ़ाया था, उसमें चर्चा किया था, पूरा वो चित्र बना हुआ था आकाशगंगा का। आकाशगंगा किस 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं आकाशगंगा की, बाहरी भुजा, मध्यवर्ती भुजा और अंदर की भुजा। बाहरी भुजा में भ्रूण तारे होते हैं, जिसमें जो हीलियम और हाइड्रोजन के जो बिखरे हुए बादल होते हैं, उनके संकुचन से नए तारों का जन्म होता है, भ्रूण तारा जिसे कहते हैं। फिर मध्यवर्ती जो घूर्णनशील भुजा होती है, उसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। उसी मध्यवर्ती भुजा में, घूर्णनशील भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है। इसमें कौन से तारे होते हैं, नवयुवक तारे होते हैं, यंग स्टार होते हैं। फिर उसके बाद जो आंतरिक भुजा उसकी है, उसमें क्या है, वो वृद्ध तारे होते हैं, मृत तारे होते हैं। उसमें असंख्य तारे होते हैं, जो मतलब बीच की जो अंदर की जो भुजा होती है, केंद्रीय भाग होता है, उसमें ब्लैक होल की स्थिति हो जाती है, कृष्ण विवर जिसे कहते हैं। जो वृद्ध तारे होते हैं जाकर उसी में समाहित हो जाते हैं। फिर पुनः धीरे धीरे बाहरी भागों में गैस और हीलियम, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। उससे पुनः नए तारों का निर्माण होता है, फिर नमक होते हैं, वृद्ध होते हैं ब्लैक होल में समाहित होकर। फिर ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है हमारे ब्रह्मांड में। तो ठीक ऐसे हमारा सूर्य भी है उनमें से एक, जिसमें जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा इसी से ही प्राप्त होती है। यह मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। यह एक चक्कर किसका, आकाशगंगा मतलब मंदाकिनी जिसमें स्थित है हमारा सौरमंडल, उसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर। और उसके बाद इसकी गति जो है 250 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी गति से क्या करता है, चक्कर लगाता है। किसका, मंदाकिनी आकाशगंगा। अब इसका आगे देखिए, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कौन, सूर्य उत्सर्जित करता है। ऐसे जितने भी नवयुवक तारे हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। 40 लाख टन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसका जो अपने अक्ष पर 7 अंश का कोण बनाता है। यह प्रतिवर्ष 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। यह क्या करता है, प्रतिवर्ष कितने मंडलों से, 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। सौर कलंक 11 वर्ष बाद प्रकाश मंडल में, अभी हमने बताया हेनरिक श्राबे ने 1843 ईस्वी में इसकी खोज की थी कि जो सौर कलंक हैं उसकी उत्पत्ति मतलब लगातार बना रहता कलंक की, या फिर नष्ट होकर फिर पुनः इसका निर्माण होता है। तो यही खोज की थी हेनरिक श्राबे ने 1843 ईस्वी में। सौर कलंक 11 वर्ष बाद प्रकाश मंडल में, जिसे सौर चक्र कहते हैं। सौर कलंक से ही पृथ्वी की जलवायु की दशा जो है, पृथ्वी की जलवायु की दशा जो है वो सौर कलंकों से ही प्रभावित होती है। जैसे अमेरिका का जेट स्ट्रीम है, अल नीनो आप जानते ही हैं। हमारे जो भारत की जलवायु है इससे अधिकतर प्रभावित होती है। एल नीनो जो पेरू की पश्चिमी भाग से उत्पन्न होकर हमारे यहाँ दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवेश करके हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। आयन मंडल में उथल पुथल
या जिसे कहते हैं चुंबकीय तूफान, रेडियो जो संचार में बाधा उत्पन्न होती है, ये सभी क्रियाएं सौर कलंक से ही प्रभावित होती हैं जो हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं। अब एक बात और, जो सौर ज्वाला है, ये सौर ज्वाला, सौर कलंक और सौर ज्वाला, ये देखिए सौर कलंक पृथ्वी के धरातल मतलब प्रकाश मंडल में इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मेन जो प्रकाश मंडल का तापमान है फोटोस्फीयर का, ये जो धरातल का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि उसका जो कलंक धब्बा वाला जो तापमान है वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्णमंडल इसमें सौर ज्वाला और प्रकाश मंडल में सौर कलंक, ये आप बात ध्यान में रखिएगा, नहीं आप इसमें कन्फ्यूजन होती है। सौर कलंक और सौर ज्वाला, सौर कलंक किस में उत्पन्न होता है, सौर ज्वाला किस में उत्पन्न होता है, कंपटीशन के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, कितना गुना बड़ा है, व्यास में कितना गुना बड़ा है, ये पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया, आप उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो सब कंपटीशन की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो सूर्य से उसकी दूरी है, पृथ्वी की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब अगर एक बड़ा सा गेंद ले लीजिए, मान लीजिए उसको सूर्य मान लीजिए, और उसमें 13 लाख गेंद मतलब समा जाएं, ऐसी कल्पना कीजिए। इतना बड़ा सूर्य है, सूर्य से 13 लाख गुना बड़ा है। और अगर व्यास में देखा जाए तो पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। ये दोनों बातें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यास में 110 गुना और वैसे देखा जाए आकृति में तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड मतलब 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी कंपटीशन की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर कितने समय में पहुंचता है। 8 मिनट 18 सेकंड कहीं कहीं लिखा है, 8 मिनट कहीं कहीं 16 सेकंड लिखा है। अगर सेकंड में पूरा पूछा जाता तो 500 सेकंड उस पर टिक कीजिएगा, वो गलत नहीं होगा। अब आयु के बारे में भी मैंने चर्चा किया। सूर्य की जो आयु है वो अनुमानतः 10 अरब वर्ष है, कुल आयु जो है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए जो आयु है उसकी 4.7 अरब वर्ष है। 4.7 अरब वर्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा। हर एक टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, उसी टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसको तुरंत नोट कर लीजिए, या इसको जो मैंने यहाँ लिखा या बनाया जो आप देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट टाइप में आप ले लीजिए, चाहे तो आप धड़ल्ले से नोट कीजिए फटाफट। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ लिखा। आंतरिक संरचना में 3 भाग, बाहरी संरचना में 3 भाग। जैसे आंतरिक संरचना में केंद्र हो गया, विकिरण हो गया, संवहन मेखला। समझ रहे हैं ना। कॉन्वेक्टिव जोन, ये कभी कभी इंग्लिश में करके पूछ लेता है। कॉन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, ये मिलान में भी पूछ लेता है, या कहीं इसमें से एक दे दिया कि कॉन्वेक्टिव जोन किसे कहते हैं, संवहन मेखला को, विकिरण मेखला को, ऐसे करके पूछ लेता है। या मिलान में दे दिया संवहन मेखला, कॉन्वेक्टिव, विकिरण मेखला, रेडियो एक्टिव, है ना, रेडिएटिव। ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ठीक प्रकाश मंडल और वर्णमंडल में भी, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर, वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मिलान में भी देता है, कूट संख्या में भी देता है, और 4 विकल्प देगा उसमें एक सही करने के लिए। इस तरह से कई तरीके से आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। अब इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश मंडल में सौर कलंक की उत्पत्ति होती है और वर्णमंडल में सौर ज्वाला की उत्पत्ति होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरोना आप देखिए, वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। सौर मंडल का जो सबसे बाहरी भाग है यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वायुमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो ये भी पूछता है कोरोना किसे कहते हैं या कोरोना क्या है, तो विकल्प में देगा
वायुमंडल का बाहरी भाग है, वायुमंडल का आंतरिक भाग है, वायुमंडल का मध्यवर्ती मतलब सूर्य का आंतरिक, सूर्य का मध्यवर्ती या संवहन मेखला है। इस तरह मतलब कई तरीके से दे सकता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि यह किसका है, ये वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी जो आप पिछली वीडियो में पढ़ा वो और ये मतलब मैंने कई बार रिवीजन किया, ये दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये भी पिछली वीडियो में मिलेगा, इसमें भी मिल गया आपको तरोताज़ा टाइप में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब सूर्य के भविष्य के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया कि सूर्य की जो आयु है वो 10 अरब वर्ष है, मतलब पूर्णतः जो पूर्ण आयु है। लेकिन जो वर्तमान आयु अगर देखा जाए आज से वो 4.7 अरब वर्ष है। लेकिन इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणी की कि पूर्णतः हीलियम में बदल जाएगा, इसका क्रोड पूर्णतः हाइड्रोजन से है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से मिलकर ये ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कई जैसे आपको हमने बताया कि प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा उत्सर्जित करता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण से। जब इसका उत्पादन बंद हो जाएगा तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा और क्रोड संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अरे भाई, जब इसमें कोई ऊर्जा उष्मा रहेगी ही नहीं, हीलियम में बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सिकुड़ जाएगा, उसमें संकुचित हो जाएगा। इस घटना को पूर्ण होने में लगभग 5 अरब वर्ष लगेंगे। जैसे जो वर्तमान आयु है 4.7 अरब वर्ष मैंने बताया, उसी के आधार पर तो यह क्या करेगा, जो इसके नज़दीकी ग्रह बुध हैं, शुक्र हैं, इसको क्या करेगा, अपना शिकार बना लेगा, अपना शिकार बना लेगा। रक्तदानों में परिवर्तित हो जाएगा, रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। रक्तदानों जिसे कहते हैं, विशालकाय लाल पिंड, एकदम लाल लाल दानों जिसे कहा जाता है, रेड जाइंट, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गुरुत्वीय दबाव से मुक्त हो जाएंगे। जो उसका मतलब दबाव है, गुरुत्वीय दबाव है, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों मुक्त हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति आएगी कि इसकी स्थिति जो बनेगी वो श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में, मतलब सफ़ेद बौने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा संकुचित होकर। श्वेत वामन जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तब इसकी चमक समाप्त हो जाएगी। इसमें जो इसकी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा उत्सर्जित करना बंद कर देगा और श्वेत वामन मतलब सफ़ेद बौने के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा। अपनी चमक जब खो देगा तब उस अवस्था में परिवर्तित होगा जिसे हम कृष्ण वामन कहते हैं, ब्लैक डॉर्फ कहते हैं, काला बौना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में भी पूछा जाता है। सौर वर्ष किसे कहते हैं, सूर्य क्या करता है, हमारी आकाशगंगा मध्य मतलब मंदाकिनी की जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है वो 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा कर लेता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, जिसे हम सौर वर्ष कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि सूर्य द्वारा आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी है कि जब सूर्य मंदाकिनी की चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर, तो उसे हम सौर वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। यह अपने अक्ष पर 7 अंश का कोण बनाता है, 7 अंश का कोण बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी मैंने बताया जो सौर कलंक हैं वो 11 वर्ष के अंतराल पर प्रकट होते हैं, जिसे हम सौर चक्र की उपमा दी जाती है। जिसे क्या दी जाती है, सौर चक्र की उपमा दी जाती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अरोरा के बारे में पूछता है, कभी कभी एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। अंतरिक्ष से आने वाली जो ब्रह्मांड किरणें होती हैं, अंतरिक्ष से आने वाली जो ब्रह्मांड किरणें होती हैं, सौर पौने तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के घर्षण से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। यही अरोरा 2 रूपों में पाया जाता है। ये अरोरा
ये इसका उत्तरी जो भाग है उसे हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग में उत्पन्न होता है उसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये दोनों भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे सौर कलंक और सौर ज्वाला, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल, और ये प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर, इन सब में दोनों में लगभग सेम जैसे होते हैं, ऐसे ये भी कन्फ्यूजन करने वाले। उत्तरी भाग जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ अरोरा बोरियालिस और यहाँ अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो अरोरा उत्पन्न होता है, इसकी चमक पृथ्वी पर लगभग 70 से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वे मध्य तथा उच्च अक्षांशों में रात में दिखते हैं, रात में दिखाई देती है चमक। आयन मंडल में ये चमक उत्पन्न होती है, जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं रात्रि में। तो ये सभी बातें आप क्लियर कर लीजिए, जितनी बातें मैंने बताई सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में, जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं सूर्य के बारे में, पिछले वीडियो में, इस वीडियो में, एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आए बिल्कुल एक भी गलत ना होने पाए। इसके बाद अब अगला टॉपिक होगा सौर मंडल के पिंड। अब वो कौन कौन से पिंड हैं? पिंड मतलब ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे, धूमकेतु होंगे, ये सभी इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगले टॉपिक पर थोड़ा सा अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो सौर मंडल है कितने ग्रह हैं, कौन नज़दीकी ग्रह है, कौन सा दूर है, किसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, किसे बाहरी ग्रह कहते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए, जैसे हमारा ये हो गया सूर्य, अब इसके यहाँ देखिए ये क्या हो गया, बुध के बाद शुक्र, ठीक, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक। अब यहाँ जो पट्टी पाई जाएगी वो किसकी पट्टी पाई जाती है? मतलब यहाँ जो हैं ये ग्रहों के टूटे हुए भाग, ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, इसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये कहाँ पाए जाते हैं? ये है बृहस्पति, इसके इधर 4 ग्रह, जिसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन चारों को पार्थिव या आंतरिक ग्रह। फिर इसके बाद मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं इसमें ये भी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे अन्य ग्रह अन्य खगोलीय पिंड करते हैं। ये ग्रह जो हैं ये क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है जैसे महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी कोई बड़ा ग्रह रहा होगा, उसके विस्फोट से ही क्या हुआ, ये ग्रह मतलब छोटे छोटे ग्रह के रूप में टूटकर बिखर गए और ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बंधे हुए हैं और उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब इसके बाद जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो ग्रह हैं इन्हें हम कहते हैं बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक
पार्थिव या आंतरिक ग्रह, 4 ग्रह हो गए। पार्थिव मतलब पृथ्वी के नज़दीक वाले। बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह मतलब बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, वो भी 4 ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हो गए, 4 इधर आंतरिक और 4 बाह्य, कुल मिलाकर 8 ग्रह। 9 ग्रह थे। प्राग चेक गणराज्य के सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन में वो यम को ग्रह की श्रेणी से 2006 ईस्वी में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह वरुण की कक्षा में प्रवेश करके सूर्य के चारों ओर क्या करता था, परिक्रमा करता था। वह सबसे छोटा ग्रह, बौना ग्रह, उसकी श्रेणी में जो रखा गया वो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि यह वरुण की कक्षा में, इसका मार्ग जो था, इसकी जो कक्षा थी परिक्रमा करने वाली, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार नहीं कर रहे थे जैसे अन्य खगोलीय पिंड कर रहे हैं, ग्रह उपग्रह कर रहे हैं। वो ये वरुण की कक्षा में प्रवेश करके क्या करता था, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता था, इसीलिए इसे निकाल दिया गया। ये सबसे छोटा ग्रह भी था, इसीलिए 2006 ईस्वी में इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। वर्तमान समय में 8 ही ग्रह हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 8 ग्रह, 4 आंतरिक, 4 बाह्य। क्लियर? कौन कौन से? आंतरिक या पार्थिव में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या बृहस्पतीय में कभी कभी बाह्य नहीं पूछता, बृहस्पतीय ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये आप बात क्लियर रखिएगा, नहीं गलत हो जाता है उत्तर। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव का आप मतलब सोचते रह जाएंगे। पार्थिव या आंतरिक ग्रह दोनों याद रखना है। 4 ये 8 ग्रह हो गए। ये पृथ्वी के सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं और उसी से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आकार के अनुसार, क्रम के अनुसार, ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। घनत्व के मतलब आकार, घनत्व के आकार की दृष्टि से, फिर उसके बाद सूर्य की दूरी के अनुसार, ये सभी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इसमें देख लीजिए, सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। अभी तक आपने देखा सूर्य के बारे में, सूर्य की विशिष्टताओं के बारे में, फिर उसके बाद सूर्य के साथ जो ग्रह हैं, अन्य पिंड हैं, उसके बारे में आपने देखा। अब अगले वीडियो में आपको देखना है कि सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध है। अब बुध के बारे में अगले वीडियो में, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, ऐसे ऐसे एक एक करके एक एक ग्रह के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।